Hello everyone. Welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 21. This question was revealed to you yesterday in the previous question. So before solving this question, let's have a look at question of day number 22 and see if you can solve it. So this is the question of day number 22. It is based upon the chapter of heat and thermodynamics. So just give it a try, pause the video or take a screenshot, try it yourself and try to answer it in the comment section so that we can discuss and analyze. Okay, so let's move towards the solution of this question. That is question of day number 21. All right. Find the angular frequency of motion of block M for small motion of rod BD when we neglect the inertial effect of the rod BD. Rod BD. Spring constants are K1 and K2. Neglect friction forces. Take K1, K2, and all the other values are given to you. All right. तो एसएचएम के हम कई सवाल कर चुके हैं और आई आई थिंक कि ये भी उन्हीं के जैसा है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, सब बिल्कुल सिमिलर से क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और कहाँ डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और अच्छा सवाल है, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर, अगर आप वो देख पा रहे हो या आपको पता है कि वो चीज है क्या, तो इस सवाल में फिर कुछ बचता ही नहीं है। आओ देखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ओके, अब ये देखो, इस रॉड बीडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया और फिर आपसे ये जो स्मॉल ब्लॉक एम है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है ना, ओमेगा आपसे पूछा गया है। देखो, मैं आपको एकदम सिंपलिस्टिक वे में समझाता हूँ। अब हुआ क्या, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया है। मैं थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए इसको। पहले जो पॉइंट है ये है जहां पे आपका स्प्रिंग अटैच्ड है, ये ऐसे, और ये K1 और एक स्प्रिंग अटैच्ड है यहाँ पे डब्बे के साथ। ये यहीं पे दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे, ये M डब्बा है आपका, M मास। क्लियर। अब हमने किया क्या, इस रोड को डिस्प्लेस कर दिया किसी एंगल, स्मॉल एंगल थीटा से। क्लियर। ठीक, ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये स्मॉल एंगल थीटा। तो जो ये आपका स्प्रिंग है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये पर। क्लियर। और ये आपको दूरियां भी दे रखी हैं, ये है C और ये है B। क्लियर। ये यहां का केस कैसा होगा, और ये इसको मान लो कि ये यहाँ पे यहां से यहां आया x1। क्लियर। तो पीछे की साइड फोर्स कितना लगेगा, K1x1। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आप क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू x1/c। तो यहां से ये x1 आया आपका c थीटा। एक इक्वेशन यहां से पता चली। अब x1 क्या है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग K1। ऐसे ही x2 क्या होगा, कंप्रेशन इन स्प्रिंग K2। क्लियर। अब देखो, ध्यान से देखना भाई, अब वो पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको जिसके लिए मैंने ये सवाल पिक किया है। कुछ
क्या ऐसा क्या अलग है इस सवाल के अंदर? एसएचएम का ये सवाल है, हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए किया, प्लेन सरफेस पे किया, इंक्लाइन प्लेन पे किया, हमने एक buoyancy से रिलेटेड सवाल भी किया, एक अब एक ये सवाल उठा के ले आए हैं। और एक रोड का इसी तरीके का सवाल एडवांस 2025 में भी आया हुआ है, जिसमें फ्रीक्वेंसी की रेशियो पूछी हुई है अलग अलग सिनेरियो के लिए। तो यहाँ क्या अलग हो गया? अब बच्चा क्या करता है, ये देखो, ये कंप्रेस हुआ x2 मान लिया। अब क्या बोलोगे आप? सर x2 शुड बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सॉरी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू x2 अपॉन b प्लस सी, विच गिव्स अस x2 इज इक्वल टू b प्लस सी इंटू थीटा। है ना? सही लिख रहा हूं? देख रहे हो, है ना? ये भैया गलत है। अब ये बताओ ऐसा क्यों? यही तो खास बात है इस सवाल की, तभी तो मैंने ये सवाल पिक किया है। ये देखो, जो आप ये लिख रहे हो x2 इज इक्वल टू बी प्लस सी थीटा, है ना? ये ये कब करेक्ट है? ओनली व्हेन स्प्रिंग K2 is attached to a fixed point like a wall। ठीक है, ये खास बात आप ध्यान रखना भाई। ये देखो, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये जो स्प्रिंग है, ये केवल या तो स्ट्रेच हो सकता है या फिर कंप्रेस हो सकता है, पर ये पॉइंट यहीं रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। इसीलिए आपने एलोंगेशन x1 को थीटा से कैसे रिप्रेजेंट किया? x1 बाय जो रेडियस है c, है ना? इसके लिए जो रेडियस है x1 बाय सी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बट जो ये वाला स्प्रिंग है आपका, अगर ये यहाँ पे किसी फिक्स्ड वॉल से या किसी फिक्स्ड पॉइंट से अटैच्ड होता, तो ये वाली इक्वेशन आपकी 100% करेक्ट थी। ये बिल्कुल सही है, जैसे आपने इसके लिए लगाया ऐसे ही आपने ये वाला भी लगाया, ये बिल्कुल सही है। बट व्हाट इज द करंट सिनेरियो? ये जो m मास का डब्बा है आपका, ये खुद भी मूव कर सकता है क्योंकि वहां कोई रिजिड वॉल से वो स्प्रिंग अटैच नहीं है आपका, एक डब्बे, एक मास m के डब्बे से अटैच्ड है। अब जब वो रोड को आप हिलाओगे, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, साथ में जो वो डब्बा है वो भी सरकेगा आगे। क्लियर? ये देखो, ये मान लीजिए वो डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है। क्लियर? इससे यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड है। अगर ये वॉल होती, अगर ये वॉल होती, ये देखो, अगर ये वॉल होती तो ये स्प्रिंग कंप्रेस कर सकता था या एलोंगेट कर सकता था, कंप्रेस कर सकता था या एलोंगेट कर सकता था। ये पॉइंट यही है। पर अब है क्या, ऐसा कुछ केस है, ये ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे बीच में स्प्रिंग है। तो जब आप रोड को सरकाओगे तो स्प्रिंग कंप्रेस तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा? ये आगे सरकेगा, है ना? क्योंकि अब ये फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स्ड। ये ऐसे है, ये स्प्रिंग है, ये साथ में कंप्रेस तो होगा ही होगा और साथ में ये आगे की तरफ भी मूव करेगा। ठीक है, इसी कारण से हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रियलिटी में होगा क्या, क्या करें सर, क्या अप्रोच यूज करें हम? मान लीजिए, मान लीजिए कि x डिस्प्लेसमेंट है डब्बे की राइट साइड, जब आपने रोड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से यहां ये दूरी x है,
क्लियर? ये मैं रब कर रहा हूं। x2 कंप्रेशन है इन स्प्रिंग K2, राइट? व्हाट अबाउट दिस दूरी? ये दूरी कितनी होगी? सर ये तो b प्लस सी थीटा ही होगी ना। थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये तो वही होगी। अच्छा, तो देखो ध्यान से, क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूं? x2 प्लस b प्लस सी थीटा, है ना? b प्लस सी थीटा तो ये वाली दूरी है, ये वाली, ये वाली, जिससे आपने अपनी रोड को डिस्टर्ब किया है। जितना दूर, जितना एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आपने बीडी रोड को डिस्प्लेस किया है, तो जो आर्क की लेंथ है वो है बी प्लस सी इंटू थीटा, थीटा इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये स्प्रिंग पहले यहां नेचुरल लेंथ में था, अब ये कंप्रेस हुआ। कितना कंप्रेस हुआ? सर x2 लेंथ से, अपनी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो गया x2 लेंथ। क्लियर? तो b प्लस सी थीटा तो वो वाली लेंथ है जिससे आपकी रोड डिस्प्लेस हुई है, साथ में आगे कितना कंप्रेस हुआ है आपका स्प्रिंग? x2 लेंथ। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो भैया x आएगा, वही तो दूरी है जो डब्बे m ने चली होगी। क्लियर? ये है खास बात जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ये है वो खास बात। x इज इक्वल टू x2 प्लस बी प्लस सी थीटा। ओके, तो ये मेरे पास आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन। अब टॉर्क अबाउट बी शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट हिंज्ड है ना? तो मैं लिख रहा हूं अब, टॉर्क अबाउट बी शुड बी इक्वल टू 0। किसकी वजह से आएगा? एक तो k1 x1, तो k1 x1 इंटू सी ऊपर की तरफ, प्लस, और कौन सा फोर्स लग रहा है? सर इस तरफ लगेगा k2 x2, है ना? k2 x2 b प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, और ये आया अंदर की तरफ। तो क्या लिख सकता हूं? क्लियर? x1 x2 की वैल्यू पुट कर दें? क्या आया? x1 की जगह लिख सकता हूं मैं सी थीटा, और x2 की जगह लिख सकता हूं, ठीक? तो ये आया k1 c² थीटा थीटा को एक तरफ ले लो, तो यहां से थीटा किसके बराबर आया? ओके, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। जस्ट इन केस अगर जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं। क्लियर? यहाँ तक आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा, वो पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि कब ये चीज आपको यूज करनी है और कब नहीं करनी है। ठीक, अब देखो, जो ये डब्बा एम है, इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? सर k2 x2, यही तो फोर्स है, k2 x2, जो इस डब्बे एम को वापिस मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। ठीक, तो मैं अब लिख रहा हूं, कितना है भैया? k2 x2,
फिर से x2 की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आया रिस्टोरिंग फोर्स? अच्छा रिस्टोरिंग है तो माइनस लगा दूं टुवर्ड्स मीन पोजीशन के लिए K2 X2, क्योंकि x2 डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है और रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट साइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन। ठीक, x2 की जगह क्या लिख सकता हूं, और थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दो। तो f क्या आया, -K2 x माइनस b प्लस सी, K2 इसका स्क्वायर हो जाएगा x डिवाइड बाय K1 C² K2 b प्लस सी का होल स्क्वायर। बस अब तो क्या ही बचा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा x बाहर ले लो कॉमन, 1 - K2 b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय K1 C² K2 b प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां से क्या आया, -K2 x, एलसीएम ले लो, ये तो कट गया, तो यहाँ से फोर्स आया आपका -K1 K2 x, सॉरी C²x K1 C² K2 b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आया आपका फोर्स। अब देखो 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 देखो, बट F इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ K1 K2 C² x K1 C² प्लस K2 b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से a किसके बराबर आया, -K1 K2 C² बाय m K1 C² b प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू x। अब करना क्या है, कंपेयर विद SHM की इक्वेशन। तो मेरा ओमेगा किसके बराबर आया, √ऑफ K1 K2 C² डिवाइड बाय m K1 C² K2 b प्लस सी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आंसर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉक ओमेगा। ओके, अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, K1 इज 50, K2 इज 80, रख दो रख दो रख दो रख दो, 50 इंटू 80 इंटू सी कितना है, सी है 3 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर और मास है 2 kg, 3 सेंटीमीटर, तो 3/100 का स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2, K1 इज 50, 3/100 का स्क्वायर प्लस 80, बी प्लस सी 13 सेंटीमीटर, 30/100 का स्क्वायर और उसका अंडर। क्लियर? तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.14 रेडियन पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ with another good question. Till then, take care, keep practicing, and don't forget
to try out this question. It is based upon Newton's law of cooling and conductivity. All right. Try to solve it. Try to do it. Comment down your answer so that we can discuss. All right. So I'll see you again tomorrow. Thank you so much for watching.